नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे पार्लियामेंट पॉलिटिक्स की। और आज जिस तरह से पार्लियामेंट में पॉलिटिक्स हुई है, जोरदार हंगामा हुआ, तो चलिए आज आपको बताते हैं वो बड़ी बातें जब हंगामा जोरदार हुआ और उसके बाद सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। हंगामे के बीच दोनों सदन 20 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। बजट सत्र का 5वां दिन रहा। 5वें दिन भी जबरदस्त हंगामा और इस हंगामे के चलते 5वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने माफी की मांग की है। राहुल देश विरोधी टूल किट का स्थायी हिस्सा है, ये कहना है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का। और कुल मिलाकर आपको बता दें, जेपी नड्डा ने यह भी कहा राष्ट्र विरोधी हैं, इसीलिए दूसरों को राष्ट्र विरोधी बता रहे हैं। ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिन्होंने कहा कि खुद जेपी नड्डा राष्ट्र विरोधी है, इसीलिए दूसरों को राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं। राहुल को सदन में बोलने नहीं देना चाहती है सरकार, कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया। आज जब कार्रवाई शुरू हुई तो संसद की कार्रवाई के दौरान संसद के माइक 20 मिनट तक म्यूट रहे, बंद कर दिए गए। सदन में बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी शेम शेम के नारे लगाए। संसद स्थगित होते ही विपक्ष ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। विपक्ष ने कहा ऐसा पहली बार हो रहा है जब सदन की कार्यवाही ही 20 मिनट के लिए म्यूट कर दी गई। राहुल गांधी ने खुद को कहा दुर्भाग्य है कि वो सांसद है, और इसको लेकर ही अनुराग ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया ली और उन्होंने कहा कि वाकई अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी सांसद हैं, ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी खुद देश का अपमान विदेश में कर रहे हैं। इस तरह का बयान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से संसद के बाहर दिया गया। रवि सराफ इस वक्त में सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। रवि, सबसे पहली बात तो ये कि 5 दिन हो गए, 5 दिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई और हंगामे के चलते सदन स्थगित हो गया दोनों। आज जिस तरह से म्यूट हुआ सदन, माइक बंद कर दिया गया, इतिहास में पहली बार, जिसको लेकर कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है। बिल्कुल, देखिए यही आरोप राहुल गांधी भी लगातार लगाते रहे हैं और इसी पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे, क्योंकि देखिए राहुल गांधी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्हें बोलने का जो है मौका संसद में नहीं दिया जाता है, और अगर संसद में बोलने का मौका दिया जाता है तो माइक उनका बंद कर दिया जाता है। और ऐसा ही प्रकरण कुछ आज हमने भी देखा कि माइक किस तरीके से ऑफ कर दिया गया, क्योंकि उस दौरान विपक्ष के सांसद, कांग्रेस पार्टी के सांसद लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाए और माइक को बंद कर दिया गया। हालांकि इस पूरे 5 दिन को अगर देखें तो लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी मांग को लेकर हंगामा लगातार कर रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से एक बात का जिक्र किया जा रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे, और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से एक बात का जिक्र किया जा रहा है कि जेपीसी का गठन कराया जाए अडानी समूह प्रकरण में। हालांकि इस पूरे मामले में विपक्ष को लामबंद करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तकरीबन 18 राजनीतिक दल जो है इस मामले पर एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि अमूमन हमें ये देखने को मिलता है कि एक साथ इतने सारे राजनीतिक दल साथ में नहीं आते, पर इस मामले पर विपक्ष इकट्ठा हो चुका है और विपक्ष को लगता है कि जेपीसी गठन मामले पर, अडानी समूह के मामले पर जो है जनता का भी उन्हें सपोर्ट मिलेगा, और जनता के बीच अगर वो जाएंगे तो उनकी लोकप्रियता शायद इस मामले से बढ़ जाए। इसीलिए विपक्ष जो है इस मामले 5 दिन से इसी तरह से हंगामा हो रहा है, सदन स्थगित हो जा रही है बिना किसी कार्यवाही के। जब सदन की शुरुआत होती है, ये लगभग अब पता ही चल जाता है कि किस किस मुद्दे को लेकर दोनों पक्ष जो है वो सदन के अंदर घुस रहे हैं, क्योंकि जेपीसी की मांग विपक्ष कर रहा है, राहुल गांधी माफी मांगो सत्ता पक्ष कर रहा है। तो आज भी लगभग यही तय था कि हंगामा होना है और कार्रवाई स्थगित हो जाएगी, और हुआ भी यही। बिल्कुल नीतू, देखिए चरणबद्ध तरीके से दोनों की तरफ से आप देखिए विपक्ष की तरफ से रणनीति तैयार कर ली गई है कि किस तरीके से विरोध करना है। पहले प्रेस वार्ता की जाती है संयुक्त विपक्ष की तरफ से, फिर मार्च करने की तैयारी होती है, फिर गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन होता है, विजय चौक तक मार्च किया जाता है, अनुमति मांगी जाती है कि ईडी दफ्तर तक जाने दिया जाए। तो चरणबद्ध तरीके से कि किस तरीके से विरोध अपना दर्ज कराना है, नीतिगत तरीके से लगातार विरोध किया जा रहा है। और सत्ता पक्ष की तरफ से आप देखिए तो एक एक करके तमाम केंद्रीय मंत्री रोजाना सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस बात का जिक्र
करते हैं कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए। आज खुद जगत प्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सामने आए और उन्होंने भी कहा कि लोकतंत्र का अपमान राहुल गांधी ने किया है और इस तरह के अपमान को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए। कल रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि पूरे देश भर में कैंपेन चलाया जाएगा इस मुद्दे को लेकर कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए। तो इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार बड़ा किया जा रहा है और इसी बाबत आप देख रहे हैं कि संसद का जो सत्र है वो बार बार डिरेल्ड हो जा रहा है, नहीं चल पा रहा है और आज भी कार्यवाही जो स्थगित हो गई सोमवार तक के लिए। और अब देखना होगा कि सोमवार को जब संसद का सत्र चलेगा तो उस दौरान किस तरीके से हंगामा किया जाएगा, ये कहा जा सकता है। क्योंकि आज कांग्रेस की तरफ से बड़ी बैठक भी की गई है कार्यवाही स्थगित तो होने के बाद, तो क्या इस बैठक में चुनाव के अलावा आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई है कि सदन की कार्यवाही जब सोमवार को शुरू होगी तो विपक्ष का क्या स्टैंड होगा? देखिए, विपक्ष के जहाँ तक स्टैंड की बात है तो जिस दिन सत्र चलना होता है उसके सुबह ठीक 10 बजे जो है विपक्षी दलों की बैठक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा बुलाई जाती है। उनके दफ्तर में 16-17 राजनीतिक दल के नेता शामिल होते हैं और जो है तैयारी की जाती है किस तरीके से विरोध दर्ज कराना है, आगे की रणनीति क्या होगी। पर आज की जहाँ तक बैठक की बात है तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सीईसी की बैठक बुलाई गई थी, महत्वपूर्ण सीईसी की बैठक थी जिसमें आज बैठक हुई और तकरीबन 55-60% तक सीटों का जो चयन है वो कर लिया गया है, प्रत्याशियों के ऊपर मुहर लग गई है और हम देखेंगे कर्नाटक में जल्द ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहली प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। और इस बैठक में संसद सत्र को लेकर रणनीति नहीं तैयार की गई है। संसद सत्र की रणनीति जो है सोमवार को आप सुबह देखेंगे 10 बजे जब मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में बैठक होगी तब पूरी तैयारी और रणनीति बनाई जाएगी कि संसद के सत्र में किस तरीके से विपक्षी दल जाने वाले हैं और आगे क्या रणनीति। जो हमारे सोर्सेस वो बता रहे हैं कि अब राष्ट्रपति से मुलाकात करने का समय विपक्ष की तरफ से मांगा जाएगा और राष्ट्रपति भवन तक भी विपक्ष के सांसदों के द्वारा मार्च किया जा सकता है। इस साल अगर देखें रवि तो लगभग जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई है 6-7 दिन या इससे भी ज्यादा हम देखिए तो सिर्फ हंगामे की भेंट ही चढ़ा है संसद की कार्रवाई। तो ये पूरा आंकड़ा बता रहा है कि साल इस तरह की स्थिति रही है, जरूरी मुद्दे जो रहे हैं उन पर बातचीत ही नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, देखिए कई ऐसे पेंडिंग बिल्स हैं जो इस सत्र में संसद के सत्र में पटल में आना था पर वो बिल जो है फिलहाल पेंडिंग चले गए हैं। कई सांसदों के समस्या होते हैं उनके लोकसभा क्षेत्र के, वो अपनी समस्या रखना चाहते हैं ताकि उनकी मांगों पर निराकरण हो और उनकी मांग जो है मांगी जाए। तो कई ऐसे मामले होते हैं, हर एक लोकसभा से चुनकर आने वाला सांसद या फिर राज्यसभा का सांसद उसके राज्यों के समस्या होते हैं वो अपना रखना चाहता है। पर आप देखिए लगातार जिस तरीके से सत्र नहीं चल पा रहा है तो ये जाहिर सी बात है नुकसान तो देश का हो ही रहा है, देश की जनता का नुकसान हो रहा है, तमाम सांसदों का नुकसान हो रहा है क्योंकि वो अपनी बात रखना चाहते हैं और सत्र के दौरान चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष का कोई भी सांसद हो वो चाहता है क्योंकि क्षेत्र में उन्हें कहा है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। और अब देखना ये है कि जब सोमवार को एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होगी तो क्या हंगामा होगा। लगभग तो तय है हंगामा होना ही, लेकिन सुचारू रूप से चल पाता है सदन या नहीं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आज भी हंगामे की भेंट सदन की कार्रवाई चढ़ गई। सदन के स्थगित होने के बाद कांग्रेस सांसदों समेत 16 विपक्षी दलों ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर महात्मा गांधी की मूर्ति के पास अडानी मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सदन की कार्यवाही के दौरान ऑडियो म्यूट कर दिया गया। क्या ये लोकतंत्र है? इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने भी आरोप लगाया था कि उनका माइक भी म्यूट कर दिया गया था। अडानी से यारी नहीं चलेगी। मोदी अडानी भाई भाई। We want democracy. We want democracy. अडानी सरकार down down. We want democracy. अडानी सरकार high. तो कुल मिलाकर सदन की कार्रवाई आज भी नहीं हो पाई है, हंगामे की भेंट चढ़ गई सदन की कार्रवाई। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ आज सदन में हुआ है। एक नजर में ये भी जानते हैं कि संसद में आज क्या कुछ हुआ। संसद के चालू बजट सत्र का आज 5वां दिन भी जबरदस्त हंगामा किया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार पहले दिन से लेकर आज के दिन तक एक ही मांग की जा रही है। सदन शुरू होते ही जोरदार हंगामा हुआ, दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी करने की प्रक्रिया जो है दोनों ही शुरू कर चुके थे और ऐसे में राहुल गांधी शेम के नारे भी लगाए गए। बीजेपी का राहुल से माफी की मांग पर हंगामा हुआ क्योंकि लगातार बीजेपी कह रही है कि जिस तरह से विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है इसमें राहुल गांधी को सामने से आकर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने राहुल गांधी को बोलने दो के
नारे लगाए, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाता तब तो राहुल गांधी अपनी बात रख पाते। काफी देर तक लोकसभा की कार्यवाही का ऑडियो बंद रहा। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा था कि माइक म्यूट कर दिया गया। जिस तरह से हंगामा हुआ आज, लोकसभा और राज्यसभा का कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई है। अब देखने वाली बात है कि ये 2 दिन के बाद जब कार्यवाही शुरू होगी तो क्या कुछ होगा। अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से। लगातार अडानी मामले को लेकर विपक्ष यही कह रहा है कि इस पूरे मामले में जेपीसी का गठन होना चाहिए, राहुल को सदन में बोलने दिया जाए। तो ये तमाम बड़ी बात जो विपक्ष ने आज मांग की है कि राहुल गांधी को सदन में बोलने की आजादी होनी चाहिए, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद हो, यह भी कहा गया। ईडी सीबीआई को कटघरे में लिया गया है और कहा गया है कि अब ये भी राजनीतिक रूप हो चुके हैं। विपक्ष ने अगली मांग जो की है वो ये है, जिस तरह से हंगामा जोरदार विपक्ष कर रहा है और अडानी मामले को लेकर विपक्ष जिस तरह से सरकार को घेरने में लगा हुआ है, ऐसे में अब कह रहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। उधर राहुल पर बीजेपी का सख्त रुख क्या है? सांसद निशिकांत दुबे की मांग, राहुल गांधी के खिलाफ बने संसद की विशेष समिति, राहुल की संसद सदस्यता खत्म की जाए, ये निशिकांत दुबे ने मांग की है। राहुल पर बीजेपी का ये सख्त रुख आया है। इसके अलावा आज जिस तरह से हंगामा हो रहा है, 2005 में प्रश्न के बदले पैसे मामले पर बनी थी विशेष समिति। इस विशेष समिति का जो अधिकार है वो हम आपको इसमें बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से इसकी मांग उठ रही है। संसद की गरिमा गिराने में 11 सदस्यों की सदस्यता उस वक्त गई थी। ये विशेष समिति के अंतर्गत आता है कि अगर आप गरिमा गिराएंगे तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, और राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर भी आज मांग उठी। राहुल गांधी ने संसद और देश की गरिमा को तार तार कर दिया। सांसद निशिकांत दुबे को सुना जिस तरह से उन्होंने कहा था आज इस पूरे मामले को लेकर, और इसको लेकर कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि जिस तरह से आज जोरदार हंगामा हुआ है, ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता भी जानी चाहिए। अब बात करेंगे ईडी की। इन दिनों ईडी राजनीति के केंद्र में है, चारों तरफ ईडी का हंगामा है। ईडी का इतना खौफ है कि नेता इन दिनों डरे डरे हैं। वैसे तो केंद्र के पास कई ताकतें होती है, मगर सीबीआई, एनआईए और ईडी उससे और ताकतवर बनाती है। आइए अब जानते हैं तीनों में से किसके पास कितनी ताकत है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सीबीआई के पास कितनी पावर है। सबसे पहले सीबीआई की पावर को जान लेते हैं। सीबीआई को किसी भी राज्य में जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है, परमिशन राज्य सरकार की होनी चाहिए, तभी उसके बाद सीबीआई जांच करेगी। करप्शन के केस में मुकदमे के लिए सीबीआई को डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी होगी, यह भी बहुत जरूरी है। डिपार्टमेंट जब परमिशन देगा उसके बाद ही सीबीआई टीम मामले में जांच करेगी। अदालत के आदेश पर किसी भी राज्य में कहीं भी जा सकती है सीबीआई। अगर एक बार अदालत का फैसला आ जाता है तो उसके बाद सीबीआई कहीं भी किसी भी राज्य में जाकर मामले की जांच कर सकती है। तो ये सीबीआई के पास पावर है। अब एनआईए के पास कितनी पावर है ये जान लेते हैं। एनआईए को बनाने की कानूनी ताकत एनआईए एक्ट 2008 से मिलती है। इसमें क्या क्या पावर है ये भी एक नजर में देख लेते हैं। एनआईए पूरे देश में काम कर सकती है, ये पूरे देश के लिए है। वहां पर राज्य सरकार की परमिशन होती है, अदालत की परमिशन होती है सीबीआई के पास, लेकिन एनआईए पूरे देश में काम कर सकती है। एनआईए का दायरा केवल आतंक से जुड़े मामलों तक सीमित है। हाँ, यहाँ पर एनआईए को लेकर यह है कि वो आतंक गतिविधियां जितनी भी मामले में आएगी उसमें एनआईए हस्तक्षेप कर सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग में नेताओं अफसरों पर मुकदमे के लिए सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं है, ईडी के पास की पावर बता रहे हैं। अब ईडी की ताकतें कौन कौन सी है ये देख लेते हैं। ईडी छापा भी मार सकती है और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है, ये ईडी की शक्तियां हैं। ईडी के अंतर्गत ये तमाम जो प्रक्रिया है वो आती है, इनका अधिकार है। मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी जिसे गिरफ्तार करती है उससे जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का मामला, ये इससे पहले भी कई नेता नपे हुए हैं। इसमें भी देखा कि ईडी ने किस तरह से पूछताछ की। मनी लॉन्ड्रिंग में जांच अफसर के सामने दिए बयान को कोर्ट सबूत मानता है। हाल ही में मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट ने कहा था कि आप सबूत दीजिए कि क्या हुआ, क्या जांच की आपने, क्या कुछ पूछताछ आपने किया है। तो उस बिहाफ पर ईडी के पास ये तमाम जो शक्तियां हैं, उस शक्ति के आधार पर सबूत के तौर पर उसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है। उधर सदन में हंगामा जारी है, पक्ष विपक्ष पर एक दूसरे के आरोप भी लग रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैसे कांग्रेस पर हमला किया, जिसके जवाब में कांग्रेस ने पलटवार किया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी
इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। एक ओर आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। ये देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है? राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है? ये नड्डा जो बोल रहे हैं ये सरासर गलत है। ऐसे स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूं और कोई माफी मांगने का सवाल नहीं है। हम जमकर उत्तर उसमें पार्लियामेंट में देंगे। राहुल गांधी जी को अगर मौका मिला जरूर सारी बातें वहां पर बताएंगे। तो इसीलिए वो डर रहे हैं। क्यों मौका नहीं दे रहे? खुद एंटी नेशनल है। हमारे को देशभक्ति के बारे में सिखाना नहीं, वो खुद सीखना चाहिए। ब्रिटिश के टाइम में ये जो लोग नौकरियां करते थे उनके पास, ये देश की जहां पर एक फ्रीडम मूवमेंट चला उस वक्त साथ नहीं दिए। ऐसे लोग हमको क्या सिखाएंगे? तो जेपी नड्डा को आपने सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सबसे पहले नेताओं को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेता जो है इन दिनों ईडी को कटघरे में ले रहे हैं। पिछले 18 साल में कितने राजनेता ईडी के शिकंजे में आ चुके हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो, किसी भी पार्टी के हो, ये जान लेते हैं। देखिए 18 साल में ईडी का शिकंजा 147 नेताओं पर ईडी ने शिकंजा कसा है। अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो आप सोचिए कि ईडी को कैसे कह सकते हैं कि किसी एक पार्टी के लिए काम कर रही है या सरकार के लिए काम कर रही है। 18 साल में 147 नेताओं की जांच की गई ईडी की तरफ से, इसमें सभी पार्टियों के नेता शामिल हैं। ईडी के शिकंजे में 85% विपक्षी नेता है। अब देखिए ये भी कार्रवाई की गई है, लेकिन बाकी 15% जो है वो सत्ता पक्ष के नेता भी हैं। ईडी की जिस तरह से कार्रवाई हुई है इसमें 18 सालों में और क्या कुछ हुआ है वो भी चलिए हम आपको बता रहे हैं। ईडी ने जिस तरह से कार्रवाई की, जिस तरह से पूछताछ की है तमाम नेताओं से, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में की गई है, उनसे पूछताछ किसी ना किसी केस में की गई है। अब आपको ये भी बताते हैं यूपीए और एनडीए की सरकार के दौरान कितने नेताओं के खिलाफ ईडी जांच कर चुकी है। ईडी के निशाने पर विपक्षी नेता में सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीए 2004 से 2014 तक 26 नेताओं पर ईडी ने कार्रवाई की है। कुल मिलाकर ये नेता 2004 से 2014 तक जिन पर कार्रवाई हुई है, इनमें से 14 विपक्षी दलों के नेता जिन पर ईडी का शिकंजा कसा है, ईडी ने इनसे पूछताछ की है। तो ये वो तमाम नेता, इसके अलावा 12 कांग्रेस गठबंधन के नेता हैं। कांग्रेस से जिसने गठबंधन किया है उसमें 12 ऐसे नेता हैं जिन पर ईडी की कार्रवाई हुई है। तो ईडी के निशाने पर विपक्षी नेता यूपीए के सरकार में 2004 से 2014 तक, ये वो तमाम नेता 85% नेता जिन पर ईडी का शिकंजा कसा है। तो ये वो तमाम। अब देखिए 2014 से अब तक कितने नेताओं पर कार्रवाई हुई है ये भी एक नजर में देख लेते हैं। 121 नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई है। ये 121 नेता जो अब तक 2014 से लेकर अब तक इन पर कार्रवाई हुई है, इनमें से 115 विपक्षी दलों के नेता हैं जिन पर ईडी ने शिकंजा कसा है, इनसे पूछताछ की है। इसमें 6 बीजेपी गठबंधन के नेता भी हैं। तो ईडी का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता, ईडी किसी पार्टी की नहीं होती है। अगर होती तो शायद ये नेता भी सामने नहीं आते। एनडीए में 95% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई है। तो ये ईडी की कार्रवाई, उसे सिर्फ कहा जाता है इस मामले में कार्रवाई करना है, वो करती है। यूपीए में 54% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई है। अब पार्टी और संख्या भी देख लेते हैं। कांग्रेस 5 नेताओं पर शिकंजा कसा है ईडी का, टीएमसी 7 नेताओं पर, बीजेपी की बात करें भारतीय जनता पार्टी तो 3, बीएसपी 2 नेता जिन पर शिकंजा कसा है, डीएमके 4, इंडिपेंडेंट
3 ऐसे नेता हैं जिन पर कार्रवाई हुई है, शिकंजा कसा है ईडी का। बीजेपी गठबंधन में 6 ऐसे नेता हैं जिनसे पूछताछ की गई, किसी ना किसी केस में लिप्त नजर आए। कांग्रेस 24, टीएमसी 19, एनसीपी के भी नेता जो हैं इसमें शामिल है। आरजेडी 5, बीएसपी 5, एसपी 5, आम आदमी पार्टी के 3 नेता जिन पर कार्रवाई की गई है। तो ये वो तमाम पार्टी के नेता हैं जिन पर ईडी ने 2014 के बाद अभी तक कार्रवाई की है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो या कोई और मामला जिस पर ईडी ने कार्रवाई की है, जिसमें ईडी का हस्तक्षेप रहा है। इन नेताओं से ईडी ने पूछताछ की है और इन नेताओं पर शिकंजा ईडी का कसा है। अब जिस तरह से आज की सदन की कार्रवाई रही, इसमें कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं और उसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। जर्मनी, जापान में जाके वो हिंदुस्तानी होने पे शर्म जो महसूस करने वाला बयान दिया था उन्होंने, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए। क्या G20 कर रहे हैं? G20 तो सबको मालूम है सिलसिलेवार हर देश में होता है, होस्ट करता है जो उसी के यहाँ होता है। अरे हम तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कर चुके हैं इंदिरा जी के समय में 103 देशों का। तो ये सब पढ़ के बोला कीजिए। मैं आपसे एक विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी जी कल गए, स्पीकर से टाइम मांगा कि मैं स्पष्ट कर दूंगा, तो क्यों भाग खड़े हुए? क्यों नहीं आप लोग वहां पे रहे सदन में? क्यों सदन डिस्टर्ब किया आपने? कुल मिला के राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो देश का सम्मान बढ़ाने वाला है, राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने वाला है। हम गौरवान्वित हैं कि हमारे नेता ने ऐसा कहा। राहुल जी कभी कभी सच बोलते हैं, जैसा कल कहा, अनफॉर्चुनेट है कि वो सांसद हैं। सही मायने में अनफॉर्चुनेट है कि वो सांसद हैं, क्योंकि जिस सदन का वो हिस्सा है उसी को ही बदनाम करने का, उसी के बारे में झूठ फैलाने का काम वो विदेशी धरती पर करते हैं। सदन में होंगे तो शायद कुछ कर पाएंगे। उनको शायद ये पता नहीं कि हाउस रूल्स प्रोसीजर से चलता है, स्पीकर की डायरेक्शन से चलता है। मैं तो रूल्स का ये बुकलेट भी उनको देने के लिए लाया था कि वो समझ सकें कि रूल से हाउस चलता है। लेकिन सदन में होंगे तो समझेंगे, रूल्स प्रोसीजर को पढ़ेंगे तो समझेंगे। जिसकी अपनी औसतन हाजिरी ही देश की औसतन हाजिरी से, उनकी अपनी हाजिरी कम हो औसतन हाजिरी से, तो आप समझ सकते हैं उनको क्या पता होगा। दूसरा, एक के बाद दूसरा झूठ बोलना उनकी आदत बन गई है। सदन में आए माफ़ी मांगे। तो आज भी जबरदस्त हंगामा रहा। सोमवार सुबह तक के लिए कार्रवाई जो है स्थगित हो गई है। सुबह 11 बजे एक बार फिर से सोमवार को कार्रवाई शुरू होगी, तो देखना होगा कि सदन किस तरह से चलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।